बात करते हैं ना, आप लोग जब वैसे भी नंबर्स की फ्रैक्शंस करते हो तो आप दो तरह से फ्रैक्शंस करते हो, या तो आप कहते हो प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यही बात होती थी ना हमारे पास। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती थी कि भाई अगर आपके पास न्यूमिनेटर जो है वो आपके पास छोटा है और डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा है, तो हम उसको क्या कहते थे, दैट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/15 लिख दिया मैंने, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होती थी कि भाई अगर आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते थे। ऐसे ही होता था ना, हम उसको डिवाइड करते थे, रेसिप्रोकेट चलाते होते थे और वो हम अपना आंसर कंक्लूड करते थे। इन एन एग्जैक्ट सेम मैनर, बिल्कुल सेम मैनर के अंदर हमारे पास इधर भी पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। यहाँ पे हम फ्रैक्शंस की प्रॉपर और इम्प्रॉपर कैसे डिसाइड करते हैं, वी डिसाइड विद द पावर ऑफ x। x की पावर में जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है कि जी आपका जो नंबर है वो प्रॉपर, आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नाउ द पॉइंट इज, गौर से सुनिएगा। सो वी वर डिस्कसिंग, everybody over here, so we were discussing about the proper and improper। गौर से सुनिएगा। आपके पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। एग्जैक्ट ओवर हियर हम पहले फ्रैक्शंस में डिसाइड करते हैं कि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यहाँ पे जो डिसाइडिंग होगी वो आपके पास डिसाइडिंग होगी विद द पावर ऑफ x। आपकी जो x की पावर है न्यूमिनेटर में, उससे हमने डिसाइड करना है कि भाई हमारी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, लेट्स से मेरे पास है x + 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 5x + 7, ये मैंने इक्वेशन लिखी, राइट। जैसे मैंने कहा प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती थी, ऊपर पावर अगर छोटी है, नीचे वो आपके पास अगर बड़ी वैल्यू है तो वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। सेम ओवर हियर हमने यहाँ पे x की पावर्स देखनी है। पूरी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर ऑफ x है, मैक्सिमम पावर ऑफ x पूरी इक्वेशन में, उसको हम देखेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके पास ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी रेज़ टू पावर 1, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, राइट। नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज रेज़ टू पावर 2, जो कि इधर पड़ी हुई है। तो हम कहेंगे दिस इज नोन एज माय प्रॉपर फ्रैक्शन। सबको पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? मैं भी स्टेटमेंट लिखवा दूँ, स्टेटमेंट लिख रहे हैं फिर बात करते हैं। इफ द मैक्सिमम पावर ऑफ x in the denominator, if the maximum power of x in the denominator is greater than maximum power of x in the numerator, if the maximum power of x in the denominator is greater than maximum power of x in the numerator, तो वो आपकी क्या है, that is the proper fraction। Maximum power of x in the denominator is greater than maximum power of x in the numerator, that is known as the proper fraction। सबको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन याद है? आपका डाउट क्लियर हो गया बेटा? ओके बेटा बोलिए नहीं। अगर फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ, लेट्स से ये मेरे पास है और इधर से ये वाला मेरे पास है। एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं यहाँ पे x + 2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूँ x + 3 × x - 1, ये लिख देता हूँ, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर है, बहुत से सुनिएगा, अभी तो लिखेगा नहीं। ये भी हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे है, बहुत से देखें। ऊपर अगर मैं देखूँ, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग प्लीज। ऊपर अगर मैं देखूँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1, तो यहाँ पे आपके पास आ गई 1। नीचे अगर मैं देखूं तो x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2। Why? How come it is 2? बेटा यहाँ पे मैंने फैक्टर्स दे दिए थे आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है। हमें जब देखना है, हमें जब चेक करना है, तो वो फैक्टर्स पहले ओपन होके जो इक्वेशन बनती है उसमें मैक्सिमम पावर लिखती है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी x + 2, नीचे आपके पास क्या आएगा x²
प्लस 2x माइनस 3। जब मैं इन दोनों फैक्टर्स को ओपन करूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करके मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। उसमें मुझे देखना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पावर्स ऑफ x आर। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इधर x की मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 1, और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, दैट इज 2। तो ये क्या आपके पास सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई ब्रैकेट दे दे, फैक्टर्स दे दे, और हर क्वेश्चन में दिए होंगे, तो आपने क्या करना है, पहले उनको ओपन करना है, एक्सपैंड करना है, उसके बाद देखना है कि भाई आपके पास वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है दैट इज नोन एज द इम्प्रॉपर। गौर से सुनिएगा। पहली तो आप लोगों के ज़हन में ये आता है कि भाई इम्प्रॉपर प्रॉपर के ऑपोजिट होगी। स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग। पहला तो ज़हन में आप लोगों को ये आता है कि भाई ऑपोजिट ऑफ इम्प्रॉपर है, तो वो तो ठीक है कि भाई आपके पास क्या होगा, न्यूमरेटर में बड़ी पावर होगी, डिनोमिनेटर में छोटी होगी। वो तो हमें एक वैसे भी क्लियर कट माइंड में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी सिनेरियो होता है जिसमें इम्प्रॉपर होता है, वो भी लेते हैं, फिर बात करते हैं। मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर, maximum power in the numerator is equals to maximum power of the x in denominator. Maximum power of x in the numerator is equals to maximum power of x in the denominator. अगर आपके पास ऊपर और नीचे x की जो मैक्सिमम पावर है वो इक्वल भी हो जाए तो भी हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बड़ी हो जाए तो वो तो है ही है, वो तो अंडरस्टूड ही है। अगर ऊपर और नीचे x की पावर्स इक्वल भी हो जाए तो भी हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज गोइंग टू बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूं x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, ये लिख दिया मैंने, राइट? तो अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर x की मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है, 2। नीचे क्या होगा, मैंने अभी बताया ब्रैकेट जब भी आएंगे तो फैक्टर्स को ओपन करना है, तो वो आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 है। तो यू कैन सी दैट ऊपर भी x रेज़ टू पावर 2 है, नीचे भी x रेज़ टू पावर 2 है, तो ये भी आपके पास क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबको क्लियर है? दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो भी अपने पास लिख लें ताकि आप लोगों को याद हो, जो कि ऑपोजिट ऑफ दैट है। लिख लें जी, मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर, दूसरी कंडीशन फॉर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पावर ऑफ the x in the numerator is greater than maximum power of x in the denominator। मैं बार बार एक वर्ड मैक्सिमम पावर का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन होती है उसके अंदर x की और भी पावर्स होती है। जैसे इसमें ही देख रहे हैं तो x रेज़ टू पावर 2 भी है, x रेज़ टू पावर 1 भी है। तो आपके पास जो मैक्सिमम पावर है उसको देखना है, उसका कंपैरिजन है। बाकी पावर्स हमारे किसी काम की नहीं, राइट? उसको हमने देखना है। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ओके, नाउ द पॉइंट इज एवरीबॉडी ओवर हियर, आज की क्लास में जो हमने बात करनी है वो हम प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करेंगे, इम्प्रॉपर को हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर हमारे पास है, अब पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पावर लिखूँ इक्वेशन, लेट्स से मेरे पास दिया हुआ है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मैं लिख रहा हूँ, 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस 1। ये मेरे पास सिंपल राइट? अब पॉइंट ये है, पहली जो चीज आती है कि ठीक है हम पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ रहे हैं, नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शन एंड व्हाई वी नीड टू डू दैट। एक चीज है कि भाई क्यों करनी है, क्या जरूरत पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन, और है क्या, वो से देखिएगा। बेटा याद रखें, आप अगर यहाँ पे इस फ्रैक्शन को देखो तो यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स है, सबको नजर आ रहा है, एक x प्लस 2 है, दूसरा कौन सा है, x माइनस 1 है ना, दो फैक्टर्स। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो दो फैक्टर्स मेरे पास है ये फैक्टर्स स्प्लिट अप हो जाए, नीचे ये फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपके पास डिनोमिनेटर। मैं ये चाहता हूं कि भाई ये दोनों फैक्टर्स जो है वो स्प्लिट अप होके अपनी अपनी फ्रैक्शंस ले लें, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो चीजें हैं, कोई शेयरिंग, एक चीज है जो कि शेयरिंग में है, आप कहते हैं कि अलग अलग मुझे इंडिविजुअल चाहिए,
तो वो क्या है कि जी ये दोनों फैक्टर्स इसी तरीके से मैं कहता हूँ ये दोनों फ्रैक्शन स्प्लिट अप हो जाए, तो स्प्लिट अप होंगे अगर ये फैक्टर, तो एक चीज तो मुझे पता है कि भाई डिनोमिनेटर में तो ये फैक्टर आएंगे, ये वाला एक आएगा x+2 आएगा, एक आपके पास क्या आएगा x-1, लेकिन इनके न्यूमिनेटर में भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। अगर मुझे इनको स्प्लिट अप करना है, लेट्स से मैं अगर इसको स्प्लिट अप करना चाहता हूँ और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि ये स्प्लिट हो जाए, तो यहाँ पे तो x+2 आ जाएगा, इधर नीचे वाली फ्रैक्शन में x-1 आ जाएगा, लेकिन इनके न्यूमिनेटर में भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी ना, वो 2 होगी, 3 होगी, -5 होगी, 1/2 होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना आपके पास, तभी ये स्प्लिट हो सकते हैं। तो वो जो न्यूमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आती है, लेट्स से उसको मैं a कह देता हूँ और इसको मैं b कह देता हूँ, तो ये जो आपके पास फॉर्म आती है इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी हमारे डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स हो और उन फैक्टर्स को मैं स्प्लिट अप करना चाहूं कि मैं अलग अलग इंडिविजुअल फ्रैक्शंस बनाना चाहूं, उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। वर्ड है हमारे पास, फ्रैक्शन मींस दैट कि आपके पास एक्सप्रेशन फ्रैक्शन में है। पार्शियल फ्रैक्शन से इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इनको पार्शियली ब्रेक करके इंडिविजुअल फ्रैक्शंस बना लेते हैं। आपके पास ये जो है एक फ्रैक्शन थी, इसको मल्टीपल ब्रेक करके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना, दैट्स व्हाई वी से द वर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। सबको क्लियर है? तो पूरे टास्क में, पूरे चैप्टर में हमारा एक ही टास्क है कि भाई हमारे पास डिनोमिनेटर्स में फैक्टर्स है, हमने उनको स्प्लिट अप करना है और हमने इंडिविजुअल फ्रैक्शंस बनानी है। ये पूरा चैप्टर है। सबको पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अभी लिखिएगा मत, अभी लिखिए मत, टाइम दे दूंगा अभी। याद है सबको क्लियर है? ओके। अब जब क्वेश्चन आता है ना हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास 3 तरह के फ्रैक्शंस हो देते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे और इसको समझने के लिए मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के, राइट। ये जो कैटेगराइजेशन है ये मैंने की है ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। ये टाइप 1 आपने ना पेपर में लिखनी है ना पेपर में कभी वो लिख के देखा, राइट, सिर्फ हमने समझने के लिए इसको कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट टाइप जो होती है, फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन कैसा होता है, गौर से देखिएगा। टाइप नंबर 1 पे बात करने लगे हम। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि अगर मुझे एक फ्रैक्शन दी हुई है, ऊपर वाले को ही रखते थे, लेट्स से नीचे दिया हुआ है x-2 और यहाँ पे लिखा हुआ है x+1, राइट। टाइप 1 हम किसे कहेंगे? टाइप 1 हम कहेंगे जब हमारे जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स पड़े हुए हैं वो लीनियर फैक्टर्स हो। डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है? लीनियर फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर पड़े हुए हैं उसके पास पावर 1 की होगी, है ना। यहाँ पे अगर मैं पावर आपसे पूछूं क्या है पावर 1, इधर फैक्टर क्या है, फैक्टर की पावर क्या है 1। ऐसा क्वेश्चन या ऐसी टाइप ऑफ फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में आपके पास पावर जो वो फैक्टर्स के ऊपर वो 1 की हो, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज द लीनियर फैक्टर। और ओवरऑल जो फैक्टर है उस पे भी जो पावर होगी वो 1 की होगी, उसको हम टाइप 1 के अंदर कैटेगराइज करेंगे। सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ओके, लेट मी से दैट ये मेरे पास कंप्लीट फ्रैक्शन जो है, एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ऊपर 10 गिवन है फॉर एग्जांपल, राइट जी। अब मेरा टास्क क्या है? मैंने अभी आपको क्या बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास होती है कि मुझे नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं उनको स्प्लिट करके अलग अलग लिखना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है? हाउ टू फाइंड इट। गौर से देखिए, पहले तो हमने समझ लिया भाई ये मेरी टाइप 1 है जिसमें डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? लीनियर फैक्टर होगा जिसमें पावर 1 की। जरूरी नहीं है कि 2 फैक्टर हो, हमें 3 का मैक्सिमम आ सकता है, 3 फैक्टर्स मैक्सिमम है, मिनिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से नीचे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता है। सबको पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब कोई लिखेगा नहीं, एवरीबॉडी ओवर हियर। सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है? आपने हर एक फैक्टर को पकड़ना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में इधर लिख के x-2 लिख दिया, इधर जो दूसरा फैक्टर है उधर लिख दिया x+1। इनके डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे? एक के इधर a लिख दूंगा मैं, एक के इधर मैं b लिख दूंगा। आपकी मर्जी है, आप ij लिख दो, कुछ भी लिख दो, a और b लिख दो। माय टास्क इज, मेरा इस क्वेश्चन में टास्क ये है कि मैंने इनकी फ्रैक्शन के ऊपर ये जो वैल्यूज है इनको फाइंड करना है और बीच में मैं डाल देता हूं प्लस का साइन। It's always plus. You can get the value of a and b negative. You can get the value of a and b in the fraction. You can get the value of a and b in the decimal. कुछ भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है बीच में प्लस का ही साइन डालना है। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? अब मेरा टास्क पूरा सा इतना है कि भाई मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर लूं, उस a और b की वैल्यू को इधर प्लेस कर दूंगा, तो यहां पे जो मेरे पास आंसर बनेगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है?
कोई कंफ्यूजन? नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b? गौर से देखिएगा, इसको मैं एज इट इज फ्रैक्शन को नीचे लिख देता हूं, 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एग्रीड है, इज इक्वल टू, अगर मैं इस तरफ एलसीएम लूं तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यही मेरा एलसीएम बनेगा। अच्छा, ओ लेवल का अलजबरा याद करें, क्या होगा, ऊपर एलसीएम बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस 1 के साथ, प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 के साथ। सबको एग्रीड है, कोई कंफ्यूजन नहीं आते? अच्छा, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू का साइन डाला हुआ है, ये वाला नीचे वाले दो फैक्टर्स और ये वाले नीचे दो वाले फैक्टर्स कैंसिल कर देता हूं मैं। 10 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 2। सबको क्लियर है? Again I am repeating is my job is to find the value of a and b. I need the values of a and b. उनको वो ऊपर वाली फ्रैक्शन में जो मैंने सर्कल आउट किया प्लेस कर दूंगा, मेरी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। अब हमने वैल्यू ऑफ a and b कैसे फाइंड करनी है उसकी स्टेप सीखना है। सबको याद है, पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आता है? नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b? गौर से देखिएगा बेटा, आपने सिंपल सा एक काम करना है, गौर से देखें, आपने बारी बारी से ये जो दो फैक्टर्स पड़े हुए हैं ना, एक ये वाला है, बारी बारी से इन फैक्टर्स को पकड़ना है और हर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले मैं इस वाले फैक्टर को पकड़ रहा हूं, क्या फैक्टर है ये, क्या वह फैक्टर है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 1। सबको क्लियर है? सिंपल, मैंने फैक्टर पकड़ा, उसको इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू निकाली, क्या है ये वैल्यू, माइनस 1। ये जो मेरे पास इक्वेशन है, गौर से देखिएगा, यहां से ये वाली जो मेरे पास इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे मेरे पास x है वहां वहां पे मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 को प्लेस कर दूंगा। सबको क्लियर है? कोई मसला है? क्लियर है? ओके, क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 10 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज आ गया, प्लस b की जगह पे, यहां पे x की जगह पे क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? माइनस वन तो प्लस 1 क्या हो गया, 0। सो दिस गोज टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाई बाय b। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ b? क्या वैल्यू आई, दैट इज गोइंग टू बी -10/3। सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? उसको भी करेंगे, मैंने कहा बारी बारी से दोनों को करना है, जितने फैक्टर, अगर 3 होते हैं ना फैक्टर, मैं तीनों को बारी बारी से करता हूं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सबको करेंगे। सबको याद है? और यहाँ पे ऑर्डर भी कोई मैटर नहीं करता है, आपकी मर्जी थी, पहले उसको भी कर सकते थे, अभी हम सीख रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। याद है? सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? मैंने शुरू में क्या कहा था, माय जॉब इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। डिड आई गेट द वैल्यू ऑफ b? मैंने फिर एक और भी बात की थी, मैंने कहा था आपकी a और b की वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है, आपकी a और b की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि जी मेरी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है तो गलत है, मेरी वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो सही है, ऐसा कोई नहीं है। एक चीज और, एवरीबॉडी ओवर हियर, a और b की वैल्यू 0 भी आ सकती है। ऐसे भी क्वेश्चन हमने करे जिसमें से a और b की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वहां पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि जी मेरी वैल्यू 0 आ गई तो शायद गलत है, ऐसा कोई रूल है ही नहीं, कुछ भी आ सकती है। सबको ये पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके, इधर वी गॉट द वैल्यू ऑफ b, राइट। कौन से फैक्टर को हमने इक्वल टू 0 किया था अभी, जो a के साथ था। मैंने कहा बारी बारी से सारे फैक्टर्स को करना है, तो ये वाला फैक्टर को कर लिया। अब मैं इस वाले फैक्टर को पकड़ लेता हूं, क्या फैक्टर है ये वाला, x माइनस 2 इक्वल टू क्या कर दिया, 0, तो x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 2। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इस x की वैल्यू को उठा के ऊपर वाले को जो रेक्टेंगल वाली इक्वेशन है उसमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम रिप्लेस करते हैं। आई कर देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 10 इज इक्वल टू a इंटू क्या बनेगा, 2 प्लस 1 आ गया, प्लस b इंटू 2 माइनस 2, तो ये वाला फैक्टर आपके पास किधर चला गया, 0। सारों को एग्रीड है? सो अगर मैं अपनी a की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आएगी, a विल बी इक्वल टू 10/3। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? और से देखिए,
The point is to calculate the value of A and B. That's a method, that's a process to be conducted. ये A और B की जो values है ये partial fraction नहीं है. Partial fraction क्या होगी? Once you have calculated these values, आपने उठा के इन values को ये वाली जो equation है, ये वाली जो इक्वेशन देखें बेटा, वर्ड समझे, हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना रहे हैं, हमें फ्रैक्शन चाहिए, वो फ्रैक्शन क्या है वो हमें पता करना है. तो जो आपकी ए और बी की वैल्यूज आई है ना, उनको आपने इधर प्लेस करना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा. दैट इज गोइंग टू बी द पार्शियल फ्रैक्शन जो कि हमें रिक्वायर थी इस क्वेश्चन. तो ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 10/3. इधर उठा के प्लेस कर देते हैं. 10/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2. बी की वैल्यू क्या आई थी? -10/3. क्या होगा? प्लस -10/3 इंटू x प्लस 1. दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन. अगर कोई बच्चा यहां पे छोड़ देता है, हमें कोई मसला नहीं. अगर आप एक स्टेप और भी करना चाहते हैं तो हमें एक चीज पता होती है कि भाई न्यूमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर के साथ आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई. तो अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा स्टेप करके ये लिख सकते हैं. 10, ये 3 को इधर लिख दिया, x माइनस 2 आ गया, ये वाले माइनस को आगे लिख दिया, 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x प्लस 1 लिख दिया. अगर आप चाहें तो ये स्टेप कर दें, नहीं तो ऊपर भी छोड़ दें, पार्शियल फ्रैक्शन वहां पे भी बन गई. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? बेटा यहां से जिसका मोबाइल है ना, ये मैंने पकड़ लिया ना, तो वो बच्चा दोबारा इस ग्रुप में नहीं होगा. ठीक है जी, लास्ट वार्निंग है. एवरीबॉडी सॉर्टेड ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन याद है? इसको नोट डाउन करें. दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस टाइप 1. जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक क्वेश्चन भी देखते हैं. जल्दी से नोट डाउन करें और याद रखिएगा ये ऊपर हमने फ्रैक्शंस बनाई है, वो हमारा आंसर का पार्ट है. दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन जो कि हमें बनानी है, वो हमारा आंसर है. बाकी ये जो a और b की वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, ये हमारा आंसर नहीं है. ये हमारे पास क्या है? ये हमारा प्रोसेस है टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन. इसलिए या अक्सर बच्चे जो है ना a और b पे लाके छोड़ देते हैं. a और b इज अ प्रोसेस टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन. ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर नहीं हो सकता. राइट जी, जल्दी से नोट डाउन कर लें. Everybody take 2 minutes और इसको जरा ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करता हूं. Now the point is everybody, जिससे हो गया वो भी इधर देख लें. Firstly एक चीज याद रखें, अभी मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन मैं हर दफा इस चीज को बोलता जाऊंगा. दिस इज अ टाइप 1 जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स है. ठीक है, लीनियर फैक्टर का क्या मतलब है? x के पास भी पावर 1 है, पूरे फैक्टर के पास भी पावर 1 है, उसको हम लीनियर फैक्टर कहते हैं. बेशक लिख ले, टाइप 1 जहां पे आपने लिखा है उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लीनियर फैक्टर. x हैज अ पावर ऑफ 1, होल फैक्टर हैज अ पावर ऑफ 1. हमने ये पावर चेंज करनी है, अभी कर देंगे हम थोड़ी देर में. राइट, तो लीनियर फैक्टर क्या है? ये इंडिकेशन टाइप 1 कहीं पे भी नहीं लिखा होगा, आपको देखना है, उससे मेथड डिसाइड होगा. जैसे ये पावर चेंज होगी, हमारे फाइंडिंग मेथड्स भी चेंज हो जाएंगे. राइट, तो पहला टाइप क्या है? जिसमें आपके x के पास भी पावर 1 की होगी, पूरे फैक्टर के पास भी पावर 1 की है, उसको हम टाइप 1 कहते हैं, वो हमारा लीनियर फैक्टर है. सारों को पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके जी, सो आइए जी सॉल्व कर देते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी x डिवाइडेड बाय, क्या होगा हमारे पास? x प्लस 1 है, x प्लस 3 है, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा? x प्लस 3. ओवर हियर सारे एग्री करते हैं. उसके बाद क्या था? हमने एक बात सीख ली भी है कि भाई हमें नीचे इधर एलसीएम बनाना है. दैट इज गोइंग टू बी x प्लस 1 इंटू हमारे पास क्या होगा? x प्लस 3. a विल बी मल्टीप्लाइड विद x प्लस 3 प्लस b विल बी मल्टीप्लाइड विद x प्लस 1. सारों को एग्रीड है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? तो दिस इज गोइंग टू बी x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3. नाउ वी हैव टू कैंसिल दिस एंड दिस. सबको एग्रीड है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू a इंटू x प्लस 3 प्लस b इंटू x प्लस
1। ये वाली फैक्टर है वैल्यू, ये वाली इक्वेशन है जिससे हमारी ए और बी निकलने वाले हैं। सारों को एग्रीड है? क्या रूल था हमारे पास? बारी बारी से फैक्टर को पकड़ना है और इक्वल्स टू 0 कर देना है। आए कर देते हैं। सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -3। सबको क्लियर है? आए करते हैं। -3 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 प्लस 3 प्लस b क्या होगा? ये वाला फैक्टर आपके पास क्या चला गया? 0 पे। सो दिस इज -3 इज इक्वल्स टू b इंटू -2, ये और ये कैंसिल हुआ, b इज इक्वल्स टू 3/2 आ जाएगा। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? ओके, वी गॉट द वैल्यू ऑफ b। नेक्स्ट हमने दूसरा वाला फैक्टर पकड़ लेते हैं, ये वाला है। क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू -1। सबको क्लियर है? पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां पे अब क्या प्लेस होगा? -1। तो ये वाला फैक्टर 0 पे चला गया, तो यहां से क्या आएगा? -1 इज इक्वल टू a इंटू 2, तो a विल बी इक्वल टू -1/2। बेटा एक चीज याद रखें, आप लोगों की जब बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी ना थोड़े क्वेश्चन करने के बाद, इसमें आप लोग क्या करते हो? a और b लिख के ना वहीं पे आंसर कंक्लूड कर देते हो। a, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, a and b इज अ प्रोसेस टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन। a and b इज नेवर द आंसर। a and b प्रोसेस है पार्शियल फ्रैक्शन को फाइंड करने का। आपकी पार्शियल फ्रैक्शन वही है जब आप इसको a और b की वैल्यू को इधर प्लेस करोगे, वो पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर है। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? -1/2 डिवाइडेड बाय प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। किसी ने अगर यहां पे छोड़ा है तब भी ठीक है, अगर आप 2 को नीचे ले गए तब भी ठीक है, एक ही बात। इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप्स होती है जिसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन चलता है, राइट? फर्स्ट टाइप को तो हमने बात कर ली कि भाई फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है कि लेट्स से, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी, मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अगर मेरे पास है लेट्स से 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है और इधर x माइनस 1 है, राइट? तो इसको हमने क्या कहा था? ये हमारी क्या थी? दैट वाज टाइप नंबर 1, जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स थे। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? टाइप 2 क्या होगी? गौर से सुनिएगा। टाइप 2 पे अगर हम आते हैं, टाइप 2 हमारे पास क्या होगी? अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 10, ये मेरे पास है, नीचे मैं लिख देता हूं x प्लस 2 और यहां पे मैं लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस 1। टाइप 2 क्या होगी? डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उनमें से किसी एक फैक्टर के ऊपर स्क्वायर लगा होगा। दैट इज गोइंग टू बी कैटेगराइज्ड एज टाइप नंबर 2। अभी देखिए मत, सबको ये पॉइंट क्लियर है? इसकी सॉल्विंग कैसे है वो हम बाद में करेंगे। आज हम लोग पहले डिफरेंस समझ लेंगे कि भाई टाइप 2 कौन सी है, टाइप 1 कौन सी है, टाइप 3 कौन सी है। आपको डिफरेंस आपको जज करना है, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा होगा। सबको ये पॉइंट क्लियर है? मूविंग वन स्टेप अहेड, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 किसे कहेंगे हम? टाइप नंबर हमारे पास जो 3 होगी दैट इज गोइंग टू बी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट जी? आपके पास अगर टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, वो छोटा सा डिफरेंस क्या है? टाइप 2 में खाली x के ऊपर स्क्वायर होगा, और वो जरूरी नहीं है कि ये वाले फैक्टर के ऊपर हो, इधर वाले x के ऊपर भी स्क्वायर हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन किस तरह से आता है, लेकिन किसी भी एक x के ऊपर आपके पास स्क्वायर लगा होगा, दैट इज कैटेगराइज्ड एज टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 3 क्या होगी? पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होगा, तो वो आपके पास क्या है? टाइप नंबर 3। सिंपल सॉर्टेड सॉल्यूशन। मैंने इसीलिए एक एग्जांपल रखी है और मैंने तीनों के उसके एग्जांपल दे दिए ताकि हमें समझ आ जाए कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की डिफरेंस कैसे है। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हमारी टाइप नंबर 1 हो चुकी भी है, टाइप नंबर 2 पे आज हमने बात करनी है। इसको पहले लिख लें ताकि आप लोगों को भी याद रहे, ऐसे हमने क्लासिफाई। आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप नंबर 2। जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको।
सबने लिख लिया? एवरीबडी नोटेड दैट? नाउ स्टॉप राइटिंग। गौर से देखिएगा, टाइप 1 हमारी डन है, हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था। आज हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं टाइप 2 पे। पहली चीज, एवरीबडी ओवर हियर, गौर से देखिएगा, टाइप नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं तो हमने एक चीज डिसाइड कर ली कि भाई हमारा जो x होगा, x के ऊपर स्क्वायर लगा होगा, राइट? तो वो हमारे लिए इंडिकेशन है कि ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। उसकी सॉल्विंग कैसे करनी है अब हम उस पर बात करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम टाइप 1 में क्या कहते होते थे? टाइप 1 में हम ये कहते थे कि भाई इंडिविजुअल फैक्टर को आपने पकड़ना है, एक को ऊपर a दे दिया x + 2 और दूसरा हमने क्या कर दिया, b दे दिया था, दैट वाज x - 1, राइट? हम a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेते थे, a और b की वैल्यूज को इधर प्लेस कर देते थे, हम कहते थे कि भाई हमारी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो बन गई। ये बात भी थी हमारी क्लास में, आप लोगों ने 3 वाला भी किया था, a b c भी किया था। पहली चीज याद रखें, टाइप 1 में कोई ऑर्डर नहीं होता। आप चाहे पहले a फाइंड करना चाहते हैं a फाइंड कर लें, b फाइंड करना चाहते हैं b फाइंड कर लें, अगर c वाला है तो c पहले फाइंड कर लें। अगर आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन याद हो तो मैंने a फाइंड करने के बाद डायरेक्टली c पे शिफ्ट कर गया था, c फाइंड किया था, उसके बाद एंड में मैंने b फाइंड किया था, तो उधर ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये जो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 है, इधर हमारा ऑर्डर मैटर करता है। जिस सीक्वेंस में अभी मैं फाइंड करूंगा, हम हर क्वेश्चन में उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही जाएंगे। सबको एक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? ओके जी, आइए जी टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। एवरीबॉडी ओवर हियर, कोई लिखेगा नहीं। ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन कर लिया था। नेक्स्ट पेज पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टाइप नंबर 2 के अंदर, इस पे हम बात करें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अगर हम देखते हैं तो 3x² + x डिवाइडेड बाय x + 2 डिवाइड इनटू x² + 1। क्या मैं देख सकता हूँ मेरे पास जो नीचे फैक्टर दिया हुआ है उसमें एक फैक्टर के ऊपर स्क्वायर है, सबको विजिबल है? कैन यू सी दैट देयर इज अ स्क्वायर ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर? एंड से आवाज ना है प्लीज। सबको नजर आ रहा है? अभी हमने बात की है कि अगर आपके पास नीचे जो फैक्टर्स गिवन है, किसी भी एक फैक्टर के ऊपर x के ऊपर अगर स्क्वायर हो, दैट इज गोइंग टू बी एन एग्जांपल ऑफ टाइप नंबर 2। तो यहाँ पे सबको विजिबल है? कोई कंफ्यूजन? जितने क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें सबके x के ऊपर स्क्वायर, सबको यहाँ तक सॉर्टेड है? आइए अब देखते हैं हमने सॉल्व कैसे करना है। गौर से देखिएगा, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, गौर से देखें, सबसे पहले दिस इज 3x² + x है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन को रीराइट कर रहा हूँ, x + 2 इंटू x² + 1। ये क्वेश्चन गिवन है, राइट? आपने बेटा करना क्या है, ये जो आपके पास ये वाला फैक्टर्स है, अगर हम यहाँ पे देखें तो फैक्टर्स के अंदर दो डिफरेंस है। एक आपका जो फैक्टर है x + 1 वाला है, क्या मैं उसको कह सकता हूँ दैट इज अ लीनियर फैक्टर? लीनियर है ना, x की पावर 1 है। दूसरा फैक्टर क्या है, दैट इज x² + 1, क्या मैं उसको कह सकता हूँ वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि x की पावर स्क्वायर है। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट, जो आपका लीनियर फैक्टर है उसके ऊपर तो आपने स्ट्रेट अवे a लिख देना है, दैट इज गोइंग टू बी x + 2। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जो स्क्वायर वाला फैक्टर है आपने क्या करना है, उसके ऊपर लिख देना है bx + c डिवाइडेड बाय x² + 1। सबको याद है? पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जो लीनियर वाला है उसके ऊपर हमेशा a आएगा, व्हाटएवर दैट a इज वैल्यू इज हम वो फाइंड कर लेंगे। जो स्क्वायर वाला फैक्टर है उसके ऊपर हमने हमेशा लिख देना है bx + c। सबको यहाँ तक सॉर्टेड है? कोई कंफ्यूजन? अभी लिखे बाद मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, समझे इस मेथड को? याद है सबको? क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन? दैट रिमेन्स फिक्स्ड, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो भी लीनियर है उसके ऊपर स्ट्रेट अवे a डाल देना है, जो भी आपका क्वाड्रेटिक वाला है उसके ऊपर bx + c डाल देना है। सबको याद है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन याद है? नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को अगर याद हो तो हम क्या करते थे, a लिखते थे, b लिखते थे, c लिखते थे, उसके बाद क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। वही स्टेपिंग हमने यहाँ पे करनी है। एक ही डिफरेंस था, bx + c वहां पे लिखना है, इसके अलावा एक और डिफरेंस वर्किंग है। सबको याद है? पॉइंट क्लियर है? आइए एलसीएम लेते हैं। गौर से देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3x² + x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, x + 2 इंटू x² + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी x + 2 इंटू x² + 1 आ जाएगा। a किससे मल्टीप्लाई होगा, x² + 1 से, प्लस
अब यहां पे बी एक्स प्लस सी ये पूरी टर्म है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2। सबको याद है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन याद है? सिंपल सा एलसीएम लिया है, ए को मैंने मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, बी एक्स प्लस सी पूरी टर्म है उसको पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई किया है एक्स प्लस 2 के साथ। सारा को क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन याद है? आइए इसकी वर्किंग करते हैं। इफ आई वांट टू सॉल्व दिस फर्दर, ये आपके पास फैक्टर डिनोमिनेटर में और ये वाला फैक्टर क्या होता था, कैंसिल आउट। गौर से देखें क्या रह जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आपके पास क्या आएगा बी एक्स प्लस सी इंटू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2। ये मेरी मेन इक्वेशन है जिससे हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। सबको याद है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या होता था, अगर आप लोगों को याद हो नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि भाई आपने बारी बारी से फैक्टर्स को पकड़ना है, इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। यहां पे हम आप अगर देखें तो भाई हमारे पास जो फैक्टर्स है उसमें दो फैक्टर्स है, एक तो आपका लीनियर फैक्टर था x प्लस 2 वाला, दूसरा आपके पास क्या है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 वाला जो फैक्टर है वो हमें कोई वैल्यू नहीं दे सकता। आप अगर उसको इक्वल टू 0 भी करो तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या होगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। आप उसका अंडर रूट करोगे, अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू को तो मेथड लगा देता है, वो तो हमें वैल्यू कोई दे नहीं सकता। तो यहाँ पे सॉल्विंग यहाँ पे डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि ये वाला फैक्टर है ना, आपको ये वाला जो है x स्क्वायर प्लस 1 वाला, ये तो वैल्यू दे ही नहीं सकता है, इसके अंदर से वैल्यू निकल ही नहीं सकती। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी वैल्यू वर्किंग जो है वो डिफरेंट रहेगी। अब वो वर्किंग हमने करनी कैसे? पहला स्टेप तो हमारे पास वही वाला है कि ये वाला जो लीनियर फैक्टर है ये तो हमें वैल्यू दे सकता है। वो क्या होगा, हमें क्या करूंगा मैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितनी आ गई, -2। क्या रूल था हमारा, पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे क्या प्लेस कर देना है, -2। आगे करते हैं, देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। गौर से देखिएगा, सबसे पहले x इज इक्वल टू -2 प्लेस करना है, 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 आ गया इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब याद रखिएगा bx है, यहां पे भी वही x है जिसके साथ वैल्यू प्लेस होंगे, तो इधर भी वैल्यू को प्लेस करना है हमने। तो यहां पे क्या आएगा आपके पास, b मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस c, और यहां पे क्या आएगा -2 प्लस 2। सारों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आता है? ओके, -2 प्लस 2 क्या होता है, 0। अब अगर ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, विच मींस ये वाली पूरी टर्म आपकी किधर चली जाएगी, दैट विल बी गोइंग अप टू 0। सबको याद है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है जी। अच्छा, आइए सॉल्विंग करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 4 -2 इज इक्वल टू a इंटू, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, दिस इज गोइंग टू बी 12 माइनस 2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे मेरे पास 10 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो a तो मेरी निकल आई। सारा वो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? इतना पोर्शन जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यूज को निकालते हैं। जल्दी से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये जो टाइप 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। डन? ओके जी, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग। वी गॉट द वैल्यू ऑफ a। यहां पे हमने a की वैल्यू निकाल ली है। गौर से सुनिएगा बेटा, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a, आपने अपनी जो a की वैल्यू है ना, इस वर्किंग में जब भी आपकी a की वैल्यू निकल आए, उसको एक क्रॉस चेक जरूर दे देना। टाइप 2 की बात कर रहा हूं, अब मैं टाइप 1 की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप 2 पे जितनी भी यहाँ पे बातें होंगी अब वो टाइप 2 से रिलेटेड है, राइट? यहाँ पे हमने जब भी a की वैल्यू निकालनी है उसको एक क्रॉस चेक जरूर देना है। वो क्रॉस चेक क्यों देना है, ये जो a की वैल्यू है, we are going to use this value to find the value of b, we are going to use this value to find the value of c, right? कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर किसी बच्चे की a की वैल्यू गलत है तो b भी गलत आने वाली है, c भी गलत आने वाली है। तो इसलिए एक सेकंड रुक के अपनी a की वैल्यू को क्रॉस चेक जरूर कर दिया करें टाइप 2 के अंदर। सबको क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन आता है? अच्छा, फॉर टाइप नंबर 2 गौर से देखिएगा, वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x a दैट इज 2, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए,
आपके लिए एक ही रूल है कि आपने टाइप नंबर 2 में ए की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमेशा x इज इक्वल टू 0 ही प्लेस करना है। नेक्स्ट आपने जो है वो कोई परेशान नहीं होना कि मुझे x की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ढूंढनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं है, आपने हर दफा x इज इक्वल टू 0 ही फाइंड प्लेस करना है। सबको क्लियर है क्यों प्लेस करना है x इज इक्वल टू 0? गौर से देखिएगा, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये मेरी ओरिजिनल ये इक्वेशन थी जिससे मैंने अपनी वैल्यूज को फाइंड करना था। गौर से देखिएगा, इसको मैं इधर लेके जाता हूं। एवरीबडी ओवर हियर, गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे 0 प्लेस करता हूं तो क्या होगा मेरे पास? दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू a इंटू आपके पास 0 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस c, और यहाँ पे 0 प्लस क्या आ जाएगा? 2। हमेशा टाइप नंबर 2 में a फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका हमेशा एक ही है, आपने x इज इक्वल टू 0 प्लेस करना है। क्यों प्लेस करना है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो b के साथ x लगा हुआ है, b के साथ अगर x है तो जब भी मैं 0 प्लेस करूंगा b क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। हम हर क्वेश्चन के अंदर कर क्या रहे हैं? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, दूसरा निकाल देते हैं, फिर पहले वाले को एलिमिनेट करते हैं, तीसरा निकाल देते हैं, यही काम करते हैं। सबको ये पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? आइए जी सॉल्विंग करते हैं। गौर से देखें, अभी लिखे मत। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 0 प्लस 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? दैट इज गोइंग टू बी 1, प्लस b इंटू 0 कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी 0। यहाँ पे कितनी बच जाएगा? c बच जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस 2 क्या होगा? 0 नहीं रहेगा, 2 रह जाएगा। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? इधर से आगे कैसे सॉल्व करूंगा? अगर मैं यहाँ पे देखूं, एवरीबॉडी ओवर हियर, दिस इज 0 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है? a की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, क्या निकाली थी a की वैल्यू हमने? क्या आई थी? a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्या आएगा? 2c। सो दिस इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? 2 प्लस 2c, तो इस 2 को इस तरफ ले जाते हैं, दैट इज गोइंग टू मेक अस माइनस 2 इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज गोइंग टू बी माइनस 1। Why I was saying that कि अपनी a की वैल्यू को क्रॉस चेक कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको यूज किया। अगर आपकी a की वैल्यू गलत है, आपका c भी गलत आने वाला है, क्योंकि हमने उसी को यूज करके अपनी c की वैल्यू निकाली है। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। जल्दी से फाइंड करें। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हम अपना ऑर्डर ब्रेक नहीं कर सकते। मैंने शुरू में एक बात बोली है, ऑर्डर इस टाइप में टाइप नंबर 2 में ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई बच्चा ये कहे कि मैं पहले c की वैल्यू निकालूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। पहले आपकी a की निकलने वाली है, उसके बाद c निकलने वाली है, और एंड में b निकलेगी। आपको b के लिए एंड तक वेट करना पड़ेगा। सबको यहाँ तक क्लियर है जी? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर b निकालते हैं। The what time the class starts? हाँ? 10. क्या टाइम है आपकी घड़ी में? 20 मिनट। नहीं, हाफ एन आवर के बाद क्लास में अलाउड नहीं। अब तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसलिए स्टे आउट। ओके जी। Now the point is, everybody got this? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? अच्छा जी। रह कौन सी वैल्यू गई हमारी? कौन सी वैल्यू रह गई है? b। गौर से देखिएगा, अब पॉइंट ये है, गौर से देखें, ये मेरे पास फैक्टर था मेरा, ये मेरे पास था इक्वेशंस जिसको हम यूज कर रहे थे। गौर से देखें, हमारे पास रूल क्या था? हम एक वैल्यू प्लेस करते थे, हमारा फैक्टर 0 हो जाता था, हम नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर लेते थे, ऐसे ही था। अच्छा, अब अगर मुझे वो फाइंड करना है, रह गया हमारा b, c भी निकला है, उसके लिए मुझे यहाँ पे x की कोई वैल्यू प्लेस करनी है जिससे a 0 हो जाए, ऐसी है ना। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, बेटा यहाँ पे कुछ भी वैल्यू प्लेस कर लो, आपका ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट नहीं होने वाला।
आप अगर लेट्स से ये कहते हैं कि मैं -1 प्लेस कर दूंगा, तो मैं -1 को जब यहाँ पे प्लेस करूंगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 का +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये फैक्टर 0 होने ही नहीं वाला, जो मर्जी हो जाए बेशक। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे तो इसको इक्वल टू 0 कर ले, लेकिन x² अगर लेट्स से -1 भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप कह रहे थे, मैं अगर उधर 1 प्लेस करूंगा, 1² बन जाएगा, वो आपके पास तब भी वो नहीं होने वाला सॉल्व। तो इधर यहाँ पे 0 होने नहीं वाला, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी मर्जी है। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ c, आप यहाँ पे अगर c की वैल्यू जब निकल आई है और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, आप इधर x की कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। व्हाटएवर द वैल्यू फाइंड्स यू इजीएस्ट टू सॉल्व, आप उसको प्लेस करें। लेकिन याद रखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन में जो x की वैल्यू हम एक दफा यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने कौन सी वैल्यूज यूज की है, एक x इज इक्वल टू 0 यूज कर ली हुई है, एक इधर से कौन सी वैल्यू यूज कर ली हुई है, x इज इक्वल टू -2, ये दो वैल्यूज मैंने यूज कर ली है। इन वैल्यूज के अलावा आप कोई भी x की वैल्यू प्लेस कर दें, आपकी जो इजीएस्ट लगती है, आपको -1 इजीएस्ट लगती है, आप -1 प्लेस कर दें, आपको 1 इजीएस्ट लगती है, आप 1 प्लेस करते हैं, जो भी इजीएस्ट टू सॉल्व आपको लगती है वो वाली वैल्यू प्लेस करते हैं, हमारी b की वैल्यू आ जाती है। सबको क्लियर है? सॉरी यस बी, हाँ सी तो आए गए। यहां तक सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सो व्हाटएवर द वैल्यू यू फाइंड इजीएस्ट, लेकिन वो वैल्यू यूज नहीं करनी है जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। हम दो वैल्यू यूज कर चुके हैं, एक x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू -2। इनके अलावा कोई भी थर्ड वैल्यू आप यूज कर लें, जो आपको इजीएस्ट लगती है वो आप यहां पे प्लेस करते हैं। बेशक वो पॉजिटिव में हो, बेशक वो नेगेटिव में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर ठीक आ जाएगा अगर आपने सॉल्व ठीक किया। सबको पॉइंट क्लियर है? आई प्लेस करते हैं। लेट मी प्लेस ओवर हियर, गौर से देखिएगा। लेट मी प्लेस x इज इक्वल टू -1। लेट्स से 0 प्लेस नहीं कर सकता हूं, 0 यूज हो चुका हुआ है, -2 भी यूज हो चुका हुआ है, तो मैं -1 यूज कर दूं। आपको अगर -1 नहीं पसंद है, आप +1 प्लेस कर लें। मैंने कहा जो भी वैल्यू यूज नहीं हुई है, जो हो गई है, जो उनके अलावा कोई भी वैल्यू प्लेस करते हैं, आंसर कभी भी गलत नहीं आता है, हमेशा आंसर ठीक आता है अगर आपने वर्किंग ठीक की हो। आइए जी प्लेस करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, गौर से देखें। 3 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल टू a इंटू क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, b इंटू -1 प्लस c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2। सबको क्लियर है? पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x था वहां पे मैंने -1 प्लेस कर दिया। सबको याद है? पॉइंट क्लियर है? आइए इसकी सॉल्विंग लेके चलते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या बनेगा हमारे पास, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1, so that is going to be left with 3 -1 is equals to a, -1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -b प्लस c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। सबको सॉर्टेड है? सिंपल सॉल्विंग की है। क्लियर है जी? आइए सॉल्व करते हैं फर्दर, गौर से देखिएगा। 3 - 1 कितना होगा, 2 इज इक्वल टू 2a प्लस -b प्लस c आ गया। 1 को लिखूं ना लिखूं बात तो एक ही है। सारे एग्री करते हैं? कोई नहीं है? अब इस स्टेज पे क्या, इस स्टेज पे आपको क्या करना है, डू आई हैव द वैल्यू ऑफ a, डू आई हैव द वैल्यू ऑफ c, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी निकली हुई थी हमारे पास, 2, c की वैल्यू कितनी थी, -1। आइए जी इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस -b -1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू 4 -b -1, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 इज इक्वल टू 4 -1 कितना होगा, 3 -b, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी द आंसर फॉर अस। एग्री करते हैं? आप चेक कर ले, कोई बच्चा यहाँ पे 1 प्लेस कर दे तब भी उसको यही आंसर मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा इधर 2 प्लेस कर देते हैं, हमने -2 यूज किया हुआ है, 2 नहीं यूज किया हुआ हमने, आप 2 प्लेस कर लो यहाँ पे, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा, अनटिल अनलेस आपने वर्किंग ठीक तरीके से की हो। अक्सर बच्चे कहते हैं सर वो मैंने कुछ और वैल्यू प्लेस की थी, मेरा आंसर कुछ और आ रहा था, आपने वर्किंग ही गलती की हो सकती है, उसकी वजह से आंसर चेंज आएगा, अदरवाइज आंसर चेंज नहीं हो सकता। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नाउ द पॉइंट इज, टाइप 2 के अंदर पहली चीज तो हमारी फिक्स है, a प्लस स्क्वायर वाला जो ब्रैकेट है उसके ऊपर bx प्लस c आएगा। इसमें ऑर्डर भी फिक्स है, ये ज्यादा आसान है। पहले a निकलेगा, उसके बाद आपने हमेशा x इज इक्वल टू 0 प्लेस करना है, c निकलेगा, एंड में जाके b निकलेगा। इसमें ऑर्डर भी फिक्स है, आपको सिर्फ वैल्यूज ठीक करनी है, आपको सिंपल से कैलकुलेशन करनी है।
सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें. बट द पॉइंट इज ए बी सी ये मेरा आंसर नहीं है. This is the method to find the a values of AB. मेरी पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी? Once we are going to substitute the values. a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है? 2 आई है, तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 आएगा. और b की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी? 1. तो प्लस हम 1x माइनस 1 लिख देते हैं. c की वैल्यू -1 थी, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1. मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस x माइनस c नहीं लिखेंगे, 1 लिख रहे हैं यहाँ पे. दिस इज गोइंग टू बी 1 ओवर हेयर, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा. दैट इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर. मैं एक चीज रिपीट कर दूं, आप लोगों ने वर्किंग में खाली a b c की वैल्यूज निकाल के ना हमें दिया होता है कि ये नहीं थी a b c की वैल्यू. भाई वो मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन ये है जो हमने यहाँ पे. दैट इज द फाइनल आंसर. जनरल इक्वेशन में इट वॉज bx प्लस c, तो c की वैल्यू -1 है. इज दैट क्लियर विद एवरीवन? कोई कंफ्यूजन आता है? दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व राइट नंबर 2. दिस इज नोट डाउन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. आइए सॉल्व करते हैं. एवरीबॉडी ओवर हियर, एक चीज याद रखें. एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग. जिनका आंसर भी आ गया वो भी एक सेकंड सुन लें. स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी. अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूं, इस तरह से, राइट? तो बिफोर यू स्टार्ट द वर्किंग आपने एक काम कर देना है. भाई नीचे आपके पास है तो फैक्टर्स ही, आपने इनकी फैक्टर्स को लीनियर वाले को आगे ले आना है. 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर एज इट इज आ जाएगा, राइट? अच्छा, इसको अगर कोई बच्चा नहीं चेंज करता है तो होगा कुछ भी नहीं. क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए हमने ए बी सी है वो एक जस्ट वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, ए बी सी इज द वेरिएबल जिसकी वैल्यू फाइंड करके प्लेस कर लेंगे. आप अगर उसको पहले लिख दो बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की फिर उधर गलती ही होती है, आप लोग ऑर्डर ब्रेक कर देते हो, राइट? पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो ये जो स्क्वायर वाला है इस पे bx प्लस c आ गया, राइट? तो इसलिए वो चेंज हो जाता है, ऑर्डर गलत कर देते हो आप लोग. इसलिए जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए कि उसने स्क्वायर वाला पहले लिख दिया तो आप उसको बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आपकी बात वहां पे आंसर ठीक ही आएगा. सबको ये पॉइंट क्लियर है? आइए जी सॉल्व कर देते हैं. गौर से देखें. अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो दिस इज द गिवन टू अस, और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? दिस इज गोइंग टू बी a डिवाइडेड बाय 2 माइनस x प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, राइट जी? एवरीबॉडी अगेन स्टॉप राइटिंग. गौर से सुनिएगा बेटा, एक चीज याद रखें, P3 में जितनी वर्किंग रिक्वायर्ड है मैं आपको खुद कहूंगा कि आप उतनी ही करें. कोई स्टेप अगर एलिमिनेट कर सकते हैं वर्किंग में से, मैं भी आपको कहूंगा करते हैं. P1 में होता है, मैं आपको कहता हूं बेटा ये स्टेप दिखाना है, यू हैव टू शो दिस, राइट? मैं खुद बताता हूं आपको. P3 में टाइम बहुत कीमती हमारा, अगर कोई एलिमिनेट स्टेप होता हुआ होगा आप लोग कर सकते हैं. जैसे कि गौर से सुनिएगा, यहाँ पे एक स्टेप हम लोग करते होते हैं. एवरीबॉडी ओवर हियर, यहाँ पे हम लोग एक स्टेप लेते होते हैं विच इज 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 माइनस एक्स करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास bx प्लस c इंटू 2 माइनस एक्स आता है. ये करते हैं हम. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था? नीचे डिनोमिनेटर्स को हम कैंसिल कर देते थे, एंड दिस इज गोइंग टू बी 10 इज इक्वल्स टू a इंटू आपके पास क्या आएगा? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आता है? bx प्लस c इंटू 2 माइनस एक्स. ये होता था आपके पास. एग्री करते हैं? अब पॉइंट ये है, इट्स अ P3. अगर कोई बच्चा ये वाले स्टेप को एलिमिनेट करके यहां से डायरेक्ट इधर भी आ जाता है, हमें कोई मसला नहीं, राइट? कर सकते हैं. अगर आपको लगता है आपको बहुत काटो एलसीएम ही रहेगा, बाद में कैंसिलिंग ही करनी है, आप ये डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट उस वाले स्टेप पे आ सकते हैं. हमें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर कोई बच्चा इस वाले स्टेप को एलिमिनेट कर दे, हमें कोई मसला नहीं है. एलसीएम है, कैंसिलिंग करनी है, P3 में हम इस चीजों के नंबर निकालते हैं. सबको ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, ये वाली इक्वेशन दिखाना मस्त है, ये दिखाना, ये दिखानी, ठीक है? तो जहां हाँ
फर्स्ट वाली दिखाना चाहिए। वो ऊपर जो लिखी हुई है वो वाली दिखानी भी मस्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो एग्जामिनर भी लिख के देता है। अभी मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ, वो वाली वो भी लिख के देता है, तो वो हमें दिखानी पड़ती है। इधर से आप डायरेक्ट इधर आ सकते हैं, ये एलिमिनेट हो सकता है। सबको ये पॉइंट क्लियर है? कर दिया करें, मेरी रिकमेंडेशन ये है, करते P3 है, टाइम बहुत कीमती होता है हमारा। सबको क्लियर है जी? आए फाइंड करते हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता था, लीनियर फैक्टर को पकड़ना है। दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां पे क्या प्लेस होगा 2 प्लेस करना है। आए कर देते हैं, क्या होगा बेटा इधर देखें, इधर देख लो। दिस इज 10 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू क्या आएगा 2 प्लस c, और यहाँ पे 2 माइनस 2 आ जाएगा विच इज गोइंग टू गो टू 0। तो यहाँ से अपनी a की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ a, टाइप 2 में फिक्स रूल था, नेक्स्ट हमें क्या प्लेस करना था, x इज इक्वल टू 0। हर दफा जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपके पास नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0 ही प्लेस होने वाला है। तो अपनी इक्वेशन को ले आता हूं मैं, दिस इज द इक्वेशन, यहां से कॉपी कर लेते हैं, इधर ले जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, और दिस इज द इक्वेशन जिसके अंदर मुझे x इज इक्वल टू 0 प्लेस करना है। आए कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 10 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 0 आ जाएगा। सो इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, दिस इज गोइंग टू बी 10 इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे क्या आएगा c रह जाएगा, और यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2। सबको क्लियर है? आए अपनी वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। अगर मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है तो 10 इज इक्वल टू a की जगह पे क्या प्लेस करूँ, क्या वैल्यू आई है a की 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस 2c। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। सबको क्लियर है? वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ c, x हमने कौन कौन सी वैल्यूज यूज कर ली है, एक 0 प्लेस कर लिया और दूसरा क्या प्लेस किया है, क्या प्लेस किया हमने, एक 2 प्लेस हो गया हुआ है और एक आपके पास 0। इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू आप प्लेस कर ले, आपकी मर्जी है, राइट? आई प्लेस करते हैं, क्या इजीएस्ट रहेगी 1, बिल्कुल ठीक है, हम 1 प्लेस कर देते हैं। क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई बच्चा यहाँ पे अगर -1 प्लेस कर देता है, वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी, आपकी वर्किंग ठीक होनी चाहिए। अगर वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो आपकी वर्किंग में कोई गलती है, वैल्यू आपके पास हमेशा सेम ही आएगी। आई प्लेस करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा प्लस c, और यहाँ पे 2 माइनस 1 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा b प्लस c, राइट? क्या होगा आपके पास, a की वैल्यू है मेरे पास कितनी है प्लस b प्लस यहाँ पे क्या आएगी c की वैल्यू 4, तो b कितना आ जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। वंस यू गॉट दीज वैल्यूज, आए जी अपनी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट करते हैं। क्या बनेगी मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन, 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, इजीएस्ट सा मेथड है, सिंपल से स्ट्रेट वर्किंग करनी। टाइप नंबर 2 सबको क्लियर है? किसी को अगर टाइप नंबर 2 ना क्लियर हो, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सॉल्यूशन है, सीधी सी वर्किंग है। पहले a निकलेगा, उसके बाद हमेशा x इज इक्वल टू 0 प्लेस करना है, उसके बाद c निकाल लेना, और c निकालने के बाद आपने उसको सॉल्व करके अपना लास्ट फाइनल b निकालना है। सारा वो क्लियर है? एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैंने सिंपल सा रूल बताया था, मैंने कहा था अगर बेटा चेक डिनोमिनेटर को करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर को तो देखना भी नहीं होता, न्यूमरेटर को आगे जाके देखेंगे हम नेक्स्ट उसके अंदर। अभी के लिए हम जो पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करें, आपने सीधा डिनोमिनेटर देखना है। अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, इट्स टाइप नंबर 1। अगर आपके पास डिनोमिनेटर के किसी भी एक फैक्टर के ऊपर स्क्वायर लगाओ, दैट इज टाइप नंबर 2। कर लिया हमने, उसकी वर्किंग भी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसके पूरे फैक्टर के ऊपर, किसी एक पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर लगाओ, वी कैन सी इट ओवर हियर, पूरे फैक्टर के ऊपर x प्लस 1 वाला जो पूरा फैक्टर है उस पे स्क्वायर हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप नंबर 3। सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? अब इसको कैसे सॉल्व करना है, गौर से देखिएगा। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है,
अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है इसके पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो फैक्टर है ये दो दफा है, एक x+1 एक है, एक x+1 मल्टीप्लाई बाय 1 तभी स्क्वायर बनता है। अगर मैं 2 स्क्वायर लिख रहा हूँ उसको मैं ये भी कह सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है। सारे एग्री करते हैं? अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। इसको सॉल्व करने का आपके पास तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपने a डिवाइडेड बाय, एवरीबडी सबसे पहले तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 2x+1 लिख दिया, कोई कंफ्यूजन? ये जो स्क्वायर वाला फैक्टर है इसको आपने दो दफा लिखना है। एक दफा आपने इसको विदाउट स्क्वायर लिखना है प्लस b डिवाइडेड बाय x+1, विदाउट स्क्वायर एक दफा लिखेंगे, एक दफा हम इसको विद स्क्वायर लिखेंगे x+1 होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? जो भी स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, जिस भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है उसको दो दफा लिखना है। एक दफा आपने अलोन लिखना है एज इट इज x+1 जैसे यहाँ पे है, एक दफा उसको स्क्वायर डाल के करना है। दैट इज हाउ वी पार्शियल फ्रैक्शन। सबको एक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन याद है? जल्दी से इसको इतना लिखें, उसके बाद इसकी वर्किंग भी देखते हैं। जल्दी से लिख लें प्लीज। सबने लिख लिया? नाउ लेट्स समराइज दिस। लीनियर फैक्टर्स से हर फैक्टर को a b c दे दिया, सॉर्टेड हो गया। एक स्टेप आगे चले, क्वाड्रेटिक आया, जिस फैक्टर के x के ऊपर स्क्वायर था उसके ऊपर bx+c लिख दिया, सॉर्टेड है। टाइप नंबर 3, जिस फैक्टर के पूरे के ऊपर स्क्वायर है, एक को अलोन लिखा, एक को स्क्वायर के साथ। सबको क्या है? ये 3 है, इसके अलावा कोई नहीं। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग कैसे करनी है, गौर से देखिएगा, अभी कोई लिखेगा नहीं। सबसे पहले अगर मैं इसको रीराइट करूं, लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन। 7x+4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 2x+1 इंटू आपके पास क्या है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनाई है? हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये वाली बना दी है, तो इसको मैं एज इट इज नीचे लिख देता हूँ। ये मेरे पास इधर आ गई, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाई है। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? रीराइट ही किया मैंने क्वेश्चन। एक सेकंड आप रुक जाए, अभी कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे आप लोगों की एक गलती होती है। एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग स्टेप होता क्या था? नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता था? इस साइड पे एलसीएम लेना होता था, यही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इधर एलसीएम होगा क्या, कोई बताएगा? आप लोग इधर जो एलसीएम बनाते हो ना, आप लोग इधर एलसीएम जो बनाते हो, आप लोग एलसीएम ऐसे लिखते हो 2x+1 इंटू x+1 इंटू x+1 होल स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा देख लिया करें, अगर आप लोगों को याद हो एलसीएम में अगर वो कोई चीज कॉमन होती थी तो वो दो दफा लिखी जाती थी, वो एक ही दफा लिखी जाती थी। यहाँ पे जो हमारे पास एलसीएम बनने वाला है वो हमारे पास ये नहीं बनेगा, वो आपके पास एलसीएम क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 2x+1 इंटू x+1 होल स्क्वायर। ये एलसीएम है। उसको दो दफा क्यों लिखूं भाई मैं? वो एक दफा x+1 है, एक दफा x+1 स्क्वायर है, तो एलसीएम में क्या चीज आती है? हाईएस्ट पावर आती है। तो x+1 होल स्क्वायर इज द हाईएस्ट पावर, वो मेरे एलसीएम में जाएगा ना। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? इसका एक और हिंट मेरे से लेते जाएं, गौर से देखिएगा। 7x+4 है डिवाइडेड बाय आपके पास 2x+1 इंटू x+1 होल स्क्वायर। अगर पेपर में आपको एलसीएम फाइंड करने में डिफिकल्टी हो रही है, राइट, तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये जो लिखा होता है ना, ये वाली जो चीज लिखी होती है वही आपका इधर एलसीएम बन रहा होता है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हमेशा ये जो डिनोमिनेटर लिखा होता है वही एज इट इज, हम तभी तो काटते हैं उसको, तभी तो हम एग्जैक्ट कैंसिल आउट कर रहे होते हैं उसको। सारे भी करते हैं? कोई कंफ्यूजन? तो अगर पेपर में मुश्किल हो रही है, इसी को उठा के उधर लिख दीजिएगा, वही एलसीएम बनना होता है। सारों को यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आई वर्किंग को प्रोसीड करते हैं, गौर से देखिएगा, अभी कोई लिखेगा नहीं। अगर मुझे ए को एलसीएम बनाना है, गौर से देखें, इसके पास 2x+1 ऑलरेडी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x+1। सारे एग्री करते हैं?
किसी को कोई मतलब भाई एलसीएम बनाना है ना इसके नीचे, तो आपके पास क्या होता है 2x plus 1 into x plus 1 होल स्क्वायर, ये मेरा एलसीएम है, इसके पास 2x plus 1 ऑलरेडी है, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x plus 1 होल स्क्वायर। भाई एलसीएम याद है ना सबको, मुझे ऐसे दे रहे हो जैसे पता नहीं मैं क्या करवा रहा हूँ, या मैं वो करवाऊँ जैसे बचपन में कराते थे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, कर दूं मैं? सबको क्लियर है? अच्छा, मेरा आज गला बैठा हुआ है इसलिए मैं जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ। सो रहे हो सारे? ओके जी, एवरीबडी सॉर्टेड ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन? ओके, मेकिंग द एलसीएम फॉर बी। अगर किसी को एलसीएम याद नहीं आ रहा है, नीचे जाए, क्लास 6 में हो रही होती है क्लास, अक्सर मैं वहां से गुजरता हूँ, उनकी मिस बता रही होती है यू हैव टू मेक मल्टीप्लाई 2 and 2, वो नीचे करवा रही होती है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है वो, उनके पास चले जाना। हाँ, उनके पास जाना, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है, नीचे मिस होती है वो, उनका पता नहीं क्या नाम है। एवरीबडी वो है। अच्छा जी, नाउ द पॉइंट इज बी के पास नीचे अगर हम देखें तो बी के पास नीचे आपके पास है x plus 1, राइट? इसको एलसीएम अगर बनाना है तो इसको दो चीजों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसके पास एलसीएम में हमारे पास है x plus 1 होल स्क्वायर, तो इसको एक होल स्क्वायर लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद 2x plus 1, तो ये होगा ही होगा, साथ आपके पास x plus 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तब इसका एलसीएम होगा। सबको यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? अच्छा, C के पास x plus 1 होल स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसने किससे मल्टीप्लाई होना है? C will already be multiplied with 2x plus 1, सिर्फ C ने इससे मल्टीप्लाई होना। सारों को एग्रीड है? कोई कंफ्यूजन आता है? अच्छा जी, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सबको क्लियर है? कैंसिल हम हर पार्ट में करते थे। आज जी अपनी इक्वेशन लिख देते हैं, क्या बनेगी हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 7x plus 4 इज इक्वल टू a इंटू x plus 1 होल स्क्वायर, प्लस आपके पास क्या होगा 2x plus 1 इंटू x plus 1 प्लस c किससे मल्टीप्लाई होगा 2x plus 1 से। ये मेरी वो इक्वेशन है जिसको मुझे यूज करना है। सबको यहाँ तक क्लियर है? मैं एक स्टेप यहीं पे बताता चलूं, अगर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी, अभी तो पहली एग्जांपल कर रहे हैं, जब आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाए, ये जो बीच वाला स्टेप है इसको बेशक एलिमिनेट करके डायरेक्टली इस पे आ जाए, कोई मसला नहीं होगा, हम इसके नंबर ही सबको याद है? पॉइंट क्लियर है? अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, गौर से देखिएगा, आपको लिखेगा नहीं, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, गौर से देखें। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, बारी बारी से अपनी ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। सबको एग्रीड है? रूल क्या होता था भाई, टैग नंबर 2 में तो हमने लीनियर फैक्टर पहले निकाल रहे होते थे, उसके बाद हमारा x कुछ 0 निकलता था और बेस होता था, c निकलता था और एंड में b निकलता था। ऑर्डर यहाँ पे भी मैटर करेगा। ऑर्डर यहाँ पे कैसे मैटर करेगा, उसके लिए हम पहले वर्किंग कर लेते हैं, वो आपको खुद भी पता चलेगा कि ऑर्डर यहाँ पे किस तरह से मैटर करेगा। यहाँ पे टाइप 2 की तरह ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, राइट? गौर से देखिएगा क्या होता था x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। गौर से देखें, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, फैक्टर्स को पकड़ते थे, ये वाले फैक्टर्स को पकड़ते थे हम लोग, और बारी बारी से हम क्या करते थे, इक्वल्स टू 0 प्लेस करते थे। प्लेस करते हैं, सबसे पहले मैं फैक्टर पकड़ रहा हूँ x plus 1 होल स्क्वायर वाला, इक्वल्स टू 0 करें, क्या होगा, x plus 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0 चला जाएगा, तो x plus 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यूज कर सकता हूं मैं इसको, सारे कहते हैं, याद रखिएगा अगर आप इसको पिछले से कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे x के ऊपर स्क्वायर था तो वो यूज नहीं हो रही थी वैल्यू, यहाँ पे हमारे पूरे फैक्टर के ऊपर स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो वो 0 ही आएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? अच्छा जी, पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमने क्या प्लेस कर देना है, -1। स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, ओवर देयर 3 बॉयज, इधर इधर आए जी। x इज इक्वल टू -1 प्लेस करते हैं, x इज इक्वल टू -1 में क्या होगा, 7 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर। सबको क्लियर है? आगे चलते हैं, प्लस b इंटू 2 इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस c को क्या होगा, 2 इंटू -1 प्लस 1। सबको एग्रीड है?
पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x था वहां पे -1 प्लेस कर दिया। सब कुछ सॉर्टेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। क्या होगा, गौर से देखें, -1 + 1 क्या होगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। इधर देखें सारे, -1 + 1 क्या होगा, 0, मल्टीप्लाई बाय दिस 0, ये भी 0। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला फैक्टर भी 0 पे चला गया और ये वाला फैक्टर भी 0 पे जाएगा। सारे एग्री करते हैं? बेटा लिखिए मत, एक सेकंड समझ ले, बाद में लिख लीजिएगा। सबको एक पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? व्हाट वी आर लेफ्ट विद, क्या रह गया हमारे पास? इधर से वर्किंग करते हैं, -7 + 4 = c × -2 + 1। सबको क्लियर है? आए सॉल्विंग करते हैं, क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी -3 = c मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, -1। ये और ये कैंसिल हो गया, c विल बी = 3। वी गॉट द वैल्यू ऑफ c। सबको क्लियर है? इतना नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं जल्दी से। कुछ भी किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं इसीलिए मैं ऑर्डर्स चेंज कर रहा हूँ, राइट? इधर सिर्फ एक चीज का ऑर्डर है, वो अभी मैं वर्किंग के एंड में बताऊंगा। सिर्फ एक का ऑर्डर है, वो मैं बता देता हूँ, वो आपको खुद भी पता चल जाएगा। अभी निकालेंगे, अभी निकालेंगे। 2x + 1 वाले से कह रहे हो ना, अभी निकालते हैं x की वैल्यू उधर से। नहीं, x = -1/2 आएगी, अभी निकालते हैं। मैंने कहा अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कुछ नहीं हुआ मुझसे, सही है सारे जी बेटा। अभी चेक कर लेते हैं। Everybody done? सबके हो गया ये? ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग। आपने कौन से वाले फैक्टर को अभी पकड़ा था? x + 1 होल स्क्वायर, इसको पकड़ा था, =0 किया, x की वैल्यू निकल आई। ऐसी है जी। अगर मैं दूसरे फैक्टर को पकड़ता हूं, गौर से देखिएगा, एवरीबॉडी ओवर हियर। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर एक और गिवन है? 2x + 1 गिवन है, यही वाले की बात कर रहे हो। आए जी इसको पकड़ते हैं, क्या होगा हमारे पास, 2x + 1 x = क्या आ जाएगा, -1/2। सबको क्लियर है? यूज हो सकता है ये वाला पूरी इक्वेशन में, जहां जहां पे x है वहां पे क्या प्लेस करना है हमने, -1/2। आए इसको भी प्लेस करते हैं। फ्रैक्शन में बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से करना पड़ता है, ध्यान से गौर से देखिएगा। स्टॉप राइटिंग प्लीज। ये मेरी इक्वेशन है, आवाज नहीं। इस इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1/2 प्लेस करते हैं। आए करते हैं, क्या होगा, 7 × -1/2 + 4 = इधर देखें सारे, a -1/2 + 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या होगा, 2 × -1/2 + 1 आया, -1/2 + 1 इधर भी आ गया, प्लस c कितना होगा, 2 × -1/2 + 1। सबको क्लियर है? जहां जहां पे x था वहां वहां पे मैंने -1/2 प्लेस कर दिया। गौर से देखेगा इसकी वर्किंग क्या होगी। एवरीबॉडी ओवर हियर, लेट्स फोकस ऑन दिस। क्या मैं इस वाले 2 और इस वाले 2 को कैंसिल कर सकता हूं? सारे एग्री करेंगे? तो -1 + 1 क्या बन जाएगा, 0। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस फैक्टर गोज टू 0। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है इधर सारों को? गौर से देखिएगा, क्या मैं इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं? क्या बच जाएगा, -1 + 1 दैट विल बी गोइंग टू 0। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से मेरा जो b वाला पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, 0। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? ओके। क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास ये वाली टर्म रह गई। आइए सॉल्व करते हैं। -7/2 + 4 = a इंटू क्या होगा, 2 - 1 + 2 होल स्क्वायर।
सबको क्लियर है? आज सॉल्व करते हैं. दिस इज गोइंग टू बी -7/2 + 4 इज इक्वल टू a इंटू हमारे पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/2 होल स्क्वायर. टेकिंग एन एलसीएम ओवर हेयर, -7 + 8 आ जाएगा इज इक्वल टू a इंटू 1/4 आ जाएगा. तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को उस तरफ ले जाते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a. तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2. सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन आता है? जल्दी से a को नोट डाउन करें, फिर b की बात करते हैं जल्दी से. Done? Everybody clear? Okay. Now comes the main catch for this. Type number 3 की last point सुन ले. Everybody stop writing please. At the back, over here. Type number 3 के अंदर एक ही चीज का ऑर्डर है. अगर आप लोग एक चीज नोट करो, हमने यहाँ पे किया था, जब मैंने x इज इक्वल टू -1 प्लेस किया, एवरीबॉडी ओवर हियर, क्या मेरा तब भी b एलिमिनेट नहीं हो गया था? b तो तब मैंने जब -1 प्लेस किया, वो देखें b वहां पे -1 + 1 0 हो गया, b तब भी एलिमिनेट हो गया. ऐसी है जी. जब मैंने x इज इक्वल टू -1/2 प्लेस किया यहाँ पे, तब भी मेरे पास क्या हुआ, b आपका क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया. सारे एग्री करते हैं? भाई दो फैक्टर्स थे ना, एक से मुझे x इज इक्वल टू -1 मिला, एक से मुझे x इज इक्वल टू -1/2 मिला. मैंने दोनों को प्लेस किया बारी बारी से, मेरा b दोनों केसेस में एलिमिनेट हो गया. सारे एग्री करते हैं? कोई कंफ्यूजन? इधर ऑर्डर एक ही है. यहाँ पे आप पहले a फाइंड कर लें या पहले c फाइंड कर लें, कोई मसला नहीं. आप ऑर्डर को ब्रेक भी कर सकते हैं, आप पहले c भी कर सकते हैं, बाद में a भी कर सकते हैं. लेकिन जो b यहाँ पे है वो दोनों केसेस में एलिमिनेट होता है. इधर देख लेना, यहाँ पे भी एलिमिनेट हो रहा है वो. इसमें आपके पास एक ही रूल है कि जो b वाला होगा वो एंड में निकलेगा. पहले a निकालना पड़ेगा, फिर c निकाल के, या पहले c कर ले बाद में a कर ले, उससे कोई फर्क नहीं है. लेकिन b वाला जो है वो एंड में चलेगा. टाइप नंबर 3 में एक ही चीज का ऑर्डर है, वो ये है कि b आपका जो है वो एंड में निकलना है और कोई ऑर्डर नहीं है. पहले आपकी मर्जी है c निकालना है, c निकालना है, a निकालना है, a निकालना है, उसमें हमें कोई मसला नहीं. पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई b निकालें कैसे. गौर से देखिएगा, आप कोई भी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, आपका b तो एलिमिनेट हो रहा है. हमने प्लेस करके देखा, हमने -1 प्लेस किया तब भी b एलिमिनेट हुआ है. आपने जब -1/2 प्लेस किया तब भी b एलिमिनेट हुआ. ऐसे हुआ ना, तो b निकालेंगे कैसे? b के लिए आपने क्या करना है, आपने x की कोई भी वैल्यू प्लेस कर लेनी है इंस्टेड ऑफ द वैल्यूज जो कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हुए हैं. एक x इज इक्वल टू -1/2 और x इज इक्वल टू -1. ये दो वैल्यूज हम यूज कर चुके हुए हैं. इनके अलावा आप कोई भी x की वैल्यू को यूज कर ले, आपका b उसी से निकलेगा. वो आपकी मर्जी है, जो वैल्यू आपके लिए इजीएस्ट मोस्ट होगी उसको पिक कीजिएगा. टाइम बचाना है, ये नहीं कि यहाँ पे 100 प्लेस करने को आप 100 प्लेस कर ले, आंसर तब भी निकल आएगा. जो इजीएस्ट है उसको पिक करें. यहाँ पे इजीएस्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0. 1 से भी इजीएस्ट आपके पास 0 है. भाई मेरा 0 तो यूज ही नहीं हुआ, टाइप 2 में होता था यूज, यहाँ पे तो यूज ही नहीं हुआ. हाँ, अगर कोई फैक्टर आ जाए 0 वाला, वो एक अलग बात है, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. 0 तो हमारा यूज हो ही नहीं रहा है, तो मैं वो वैल्यू पिक करूंगा b के लिए जो इजीएस्ट होगी. तो लिख ले अपने पास टाइप नंबर 3 के लिए, फॉर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b, लिख ले, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ b यूज एनी वैल्यू ऑफ x. For finding the value of b, use any value of x. और ब्रैकेट में लिख लें the easiest value you can pick. Easiest value you can pick. सबसे आसान जो होगी उसको पिक कीजिएगा. आपने अपना टाइम बचाना है. मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, P3 में टाइम बहुत कीमती है हमारा. Everybody over here. IG यूज करते हैं. हम यूज करने वाले हैं x इज इक्वल टू 0. क्या होगा, 7 × 0
प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 1 प्लस c इंटू आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 1। दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। पूरी इक्वेशन में जहां जहां x था वहां पे 0 प्लेस। ये लिखना है, आपको बताना है कि कौन कौन सी। हाँ हाँ, ये शो करना है, ये वाला स्टेप है बेटा। जो एलिमिनेट होता है वो मैं बताता जाऊंगा कि ये एलिमिनेट कर दो, लेकिन जो वर्किंग का पार्ट है वो शो करना है। सबको याद है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस b इंटू 2 इंटू 0 0 प्लस 1 आपके पास 1 रह जाएगा, 0 प्लस 1 यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, प्लस c इंटू क्या आ जाएगा 1। सबको क्लियर है? आए हाँ ओके जी। 4 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। क्या मेरे पास a की वैल्यू है? क्या मेरे पास c की वैल्यू है? वी आर गोइंग टू यूज दोस वैल्यूज। आई यूज करते हैं। क्या होगी 4 इज इक्वल टू a कितना था b फाइंड करना है, प्लस c कितना निकला था 3, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू -1। सबको क्लियर है? वंस यू गेट द वैल्यूज ऑल यू हैव टू डू इज दैट प्लेस इट ओवर हियर। कहाँ थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन? ये थी आपकी पार्शियल फ्रैक्शन चल रही, तो क्या आई थी हमारे पास वैल्यूज 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर। दैट इज द आंसर फॉर अस। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से नोट डाउन कर लें। दिस इज हाउ वी यूज टाइम। ओके जी, गौर से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है, एवरीबॉडी ओवर हियर, ये क्वेश्चन उससे हमें दिया हुआ है। अब हम लॉन्ग टर्म डिवीजन की पहली एप्लीकेशन करने लगे, राइट? इसकी दो एप्लीकेशन है, एक हमें आज चाहिए, एक हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम करेंगे उसमें हमें चाहिए होगी। तो पहली एप्लीकेशन पे बात करते हैं। ये अब उससे एक इक्वेशन दी गई है, आपको उससे क्या है लेट f of x इज इक्वल्स टू आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है और मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 है। कहते हैं एक्सप्रेस f of x इन द पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, मैंने शुरू में एक बात बोली थी, मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शंस की। लिखवाया ना आप लोगों को, नोट भी लिखवा दूंगा। मैंने आप लोगों को अब एक बात बताई है, देखिए बेटा पहले हमने पार्शियल फ्रैक्शन का भी मेथड सीख लिया था। अभी हमने कहा था 3 टाइप्स होगी, तीनों टाइप्स को हमने सॉल्व करना बारी बारी से सीख लिया। अब आप लोगों ने जब भी होता क्या है, बच्चे इस चीज को केटर ही नहीं करते हैं और वो अंधों की तरह जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन का जब क्वेश्चन आए देखना होता है कि भाई आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। करने को इम्प्रॉपर डायरेक्टली भी सॉल्व होकर आंसर निकल आती है और वो सारे आंसर्स गलत होते हैं, राइट? सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए आपने ये चीज चेक करनी है कि भाई आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। वहां पे लिख लें अपनी कन्वीनियंस के लिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वो आपके लिए ठीक है। एज एन एग्जामिनर हमें ये चीज नहीं चाहिए थी, हमने उसका मेथड देख लिया। तो इस फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्या है जी? इम्प्रॉपर। सारे एग्री करते हैं इसमें? अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टिल क्वेश्चन है कि भाई इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करो। मैंने एक और नोट आपको लिखवाया, मैंने कहा जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो उसको आपने क्या करना है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यही बात देती है हमारी। सारे इस क्वेश्चन को अपने पास लिखें, जल्दी से लिखें और आगे ब्रैकेट में डाल के लिख लें कि जी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा आवाज ना आए। सबने लिख लिया? नहीं ये इम्प्रॉपर नहीं है, ये अलग है। इसके नोट्स आप लोग बना लें। आई डोंट नीड दी वो इसके थोड़े से क्वेश्चन है तो इसके प्रिंट लिया, आप लिख लें उसको। सबने लिख लिया? ब्रैकेट में आगे इम्प्रॉपर भी लिख लिया सबने? ओके जी, गौर से देखिएगा। नाउ द पॉइंट इज, अगर मुझे चेक करना है इसको तो इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 है डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, नीचे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा 4x प्लस
3। तो ये इम्प्रॉपर तो है, सारे एग्री करते हैं। हमने कहा था अगर ऊपर और नीचे मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स सेम भी हो जाए तब भी हम उसको इम्प्रॉपर कहते हैं, ऊपर अगर बड़ी हो जाए तब भी हमारी इम्प्रॉपर है। सबको क्लियर है? फिर मैंने एक और रूल बताया था, मैंने कहा था इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, वी हैव टू परफॉर्म दी लॉन्ग टर्म डिवीजन। हमने लॉन्ग टर्म डिवीजन भी सीख लिया। आए अब इस पे लॉन्ग टर्म डिवीजन लगाते हैं और देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगी। गौर से देखिएगा, एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग, इधर देखें सारे। सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है, आपने इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया। मैंने सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन किया है, जो ब्रैकेट जैसे मल्टीप्लाई होते हैं, और वहाँ पे इक्वेशन बना दी। सबको क्लियर है? गौर से देखिएगा। अब मेरे पास क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबको यहाँ तक क्लियर है? सिंपल, मैंने दोबारा से इक्वेशन लिखी है। अब हम इसमें लॉन्ग टर्म डिवीजन अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने मेथड सीख लिया हुआ है, आए अप्लाई करते हैं। क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सारों को एग्री है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ऐसे स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। अब रूल क्या था हमारे पास, फर्स्ट टर्म को पकड़ना है, उधर से भी फर्स्ट टर्म को पकड़ना है, दोनों को क्या कर देते थे आपस में डिवाइड। आए करते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म पकड़ी एक्स स्क्वायर है, यहाँ से भी पकड़ी एक्स स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। ये ले जी ऊपर लिख दिया 1। सारों को एग्रीड है? कोई मसले मसाइल आते हैं? आए जरा मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, क्या बनेगा, एज इट इज इक्वेशन ही आनी है, प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, मल्टीप्लाई बाय माइनस। ये ले जी, ये नेगेटिव हो गया, ये वाला भी नेगेटिव हो गया, ये वाला भी नेगेटिव, ये और ये कैंसिल हो गए, प्लस 3x माइनस 4x माइनस x। सबको एग्रीड है? कोई कंफ्यूजन? गौर से देखिएगा, पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किए जिसमें आप जब डिवीजन करते थे हमारे पास आंसर 0 आ जाता था। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, x। पहली बात, इससे फर्दर मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं इससे फर्दर डिवाइड करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, लेट्स से अगर कोई बच्चा कहता है जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर 1 है, एक्स इज टू पावर 1 माइनस 2 कर दे, एक्स इज टू पावर माइनस 1। नेगेटिव में हम एक्स की पावर को लेके ही नहीं जाते, तो यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा। पहली चीज गौर से देखिएगा, ये जो चीज आपके पास आई है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द रिमाइंडर। राइट? आपके पास याद होगा ना, ओ लेवल्स क्या बचपन में भी हम करते थे कि भाई डिवीजन में जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द रिमाइंडर। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब आपने लिखना कैसे है, एवरीबॉडी ओवर हियर। इससे आगे हम डिवीजन तो नहीं कर सकते, रिमाइंडर में भी हमारे पास 0 नहीं आया है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है विच इज -6। अब हम लोग इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, बेटा आपने करना क्या है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन अगर आप लोगों को याद हो, मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते होते थे, रिमाइंडर को ऊपर लेके जाते थे, ऊपर जो आया होता था उसको आगे लेके जाते थे और इधर वाले को एक साइक्लोन सा चलाते थे। एग्जैक्ट वैसे ही हमने यहाँ पे भी काम करना है। इस वाले को हम ऊपर ले जाएंगे, ये 1 को हम आगे ले आएंगे और ये वाली इक्वेशन को हम नीचे ले जाएंगे। कैसे लिखेंगे, गौर से देखिएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, ये 1 को मैं आगे लेके आऊँगा, ये लिखा मैंने 1। सबको क्लियर है? बीच में हमेशा डाल देना है प्लस का साइन। ये माइनस एक्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इस वाली इक्वेशन को हमने इधर लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबको क्लियर है? याद है आपके पास जब मिक्स फ्रैक्शन लिखी जाती थी तब भी आप लोग यही काम करते थे, एग्जैक्ट सेम काम किया है। जो रिमाइंडर है उसको टॉप पे ले गया मैं, माइनस एक्स आ गया, ये वाला इधर ले आया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आया, और वो जो ऊपर बना आया था उसको आगे लिख दिया। ये बीच में याद रखिएगा हमेशा प्लस का साइन आएगा, हमेशा। राइट? अब एक स्टेप मैं और कर सकता हूँ, वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो नेगेटिव का साइन है मेरे पास, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये नेगेटिव बन गया, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबको याद रखना है? कोई कंफ्यूजन याद है? Now the main point is, कौन से देखिए बेटा, बाद में लिखिएगा, 2 मिनट रुक जाएगा। Now the main point is, मैं यहाँ पे करने क्या गया था, मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन बनाने गया था। राइट? गौर से देखिए, एक स्टेप हुआ है हमारे पास। अगर मैं इस इक्वेशन पे फोकस करूं, ये वाली जो इक्वेशन थी मेरे पास, जिसको मैंने ओपन करके भी लिखा था, हमने क्या कहा था, ये वाली इक्वेशन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, सारे ने एग्री किया था।
आपने जब इस पे लॉन्ग टर्म डिवीजन परफॉर्म की, ये आगे तो सिंपल सिंपल 1 आ रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाली जो इक्वेशन है मेरे पास, ये क्या है? इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर x रेज़ टू पावर 1 है, नीचे x रेज़ टू पावर क्या है? 2 है। तो हुआ क्या कि हमारी लॉन्ग टर्म डिवीजन ने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इनटू दी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं इतनी सी फ्रैक्शन को पिक करूंगा और इस पे पार्शियल फ्रैक्शन होगा। सारों को क्लियर है? आइए बातें देखते हैं कैसे करना है। गौर से देखिएगा, अभी लिखे मत। ये जो 1 आगे लगा हुआ है 1 माइनस, इस पे कोई परेशान नहीं होना, इतना जल्दी से नोट डाउन करें फिर आगे बात करते हैं। सबने नोट डाउन कर लिए? सबने यहां तक नोट डाउन कर लिया? किसी का यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछना। सबको सॉर्टेड है? ओके। मेरा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने हम निकले थे, उसने हमें कहा था कि भाई आपकी जो ये वाली फ्रैक्शन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके दो। हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी तक दूर दूर तक शुरू भी नहीं हुई। अभी तो हमने क्या किया है, सिंपल हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सबको याद है? अब गौर से देखिएगा हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कैसे। एवरीबॉडी बॉयज एट द बैक, कोई लिखेगा नहीं। यहां तक मैं पहुंच गया था, ऐसी है जी, यहां तक किसी को कोई इशू? अब आपने करना क्या है, सबसे पहले दिस इज 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये वाली जो इक्वेशन है ये मेरे पास वही इक्वेशन थी जिसके फैक्टर्स आपके पास बने हुए थे, उसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी थी। हाँ, जब मैं इसको फैक्टर्स के फॉर्म में वापस लिख देता हूँ, क्या फैक्टर्स थे इसके पास? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सारों को क्लियर है? सिंपल मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को फैक्टर्स की फॉर्म में वापस लिख दिया। सारों को क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? ओके। अब आपने करना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए बेटा आपने इस पूरी आंसर में से इतनी सी इक्वेशन पकड़नी है, ये वाली इक्वेशन को पकड़ना है और इस पे पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करना है, और जो वो पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी उनको हम यहाँ पे वापस प्लेस कर देंगे। आए करते हैं, सिर्फ पूरी इक्वेशन एज इट इज यहीं पे रहेगी, इतनी सी इक्वेशन को पिक कर लेना है। आए करते हैं, गौर से देखेगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सबने लिख दिया? कोई कंफ्यूजन? अगर मैं आपसे पूछूं ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में कौन सा है? टाइप 1 से लीनियर फैक्टर्स हैं। आइए जी जल्दी से हम इसके फैक्टर्स भी बना लेते हैं। क्या होगा आपके पास? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सबको क्लियर है? आइए पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, प्लस b इंटू क्या आएगा, x प्लस 1। मैंने बीच में से एलसीएम वाला स्टेप स्किप किया है। मैंने कहा था अगर आप लोग करना चाहते हैं आप भी कर सकते हैं, उसकी कोई नंबर नहीं होती है, आप स्किप करके डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। सारों को क्लियर है? और से देखिएगा, अब हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हमें फैक्टर्स को पिक करना होता था। x इज प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1 प्लेस कर देते हैं। क्या बनेगा, -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो दिस इज -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? सबको एग्रीड है?
कोई कंफ्यूजन? सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप वाली की है। गौर से देखिएगा, दोबारा से इस इक्वेशन को पिक करेंगे। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है? कौन सा दूसरा फैक्टर? x+3। इस वाले फैक्टर को पिक करते हैं, x+3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3। पूरी इक्वेशन में प्लेस करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? -3 इज इक्वल टू a इंटू -3 + 3 प्लस b इंटू क्या आएगा? -3 + 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 0 पे चला गया। -3 इज इक्वल टू b इंटू क्या आएगा? -2। माइनस कैंसिल, b विल बी इक्वल्स टू 3/2। क्या मेरे पास a और b की वैल्यूज आ चुकी है? अब मेरी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी कैसे? गौर से देखिएगा, लिखेगा कोई नहीं। पहली बात तो ये वाली इक्वेशन थी जिसमें से मैंने इतना पोर्शन एक्सट्रैक्ट आउट करके पार्शियल फ्रैक्शन लगाया था। सारे एग्री करते हैं? 1 माइनस अपनी जगह पे रहेगा। गौर से देखिएगा, लिखेंगे कैसे फाइनल आंसर को। 1 माइनस अपनी जगह पे रहा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट डालता हूँ और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसकी पार्शियल फ्रैक्शन विच इज़ गोइंग टू बी, क्या हमने बनाई थी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन? इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हमने ये चीज़ बनाई थी, इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। सबको क्लियर है? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा है मैंने पूरी इक्वेशन को नहीं पिक किया है, सिर्फ इतने से पोर्शन को पिक किया और उसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये बनाई है। अब मेरे पास a और b की वैल्यू क्योंकि आ चुकी हुई है तो मैं अपना फाइनल आंसर क्या कंक्लूड आउट करूंगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस a की वैल्यू क्या थी? -1/2 ओवर x + 1 प्लस b की वैल्यू क्या थी? 3/2 डिवाइडेड बाय x + 3। सबको याद है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब ये जो नेगेटिव है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी करना है, तो वो मेरे पास क्या बनेगा? 1, ये नेगेटिव इधर भी मल्टीप्लाई होगा ऑल द वे अराउंड इधर भी, तो +1/2 डिवाइडेड बाय x + 1 आ जाएगा, -3/2 डिवाइडेड बाय x + 3 आ जाएगा। एक स्टेप अगर आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, अगर ना करें कोई मसला नहीं है। 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x + 1 और -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x + 3। ये मेरा फाइनल आंसर है फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज हाउ वी परफॉर्म इट फॉर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबको क्लियर है जी? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें अपनी इक्वेशन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना है। सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। दैट इज द मेन पार्ट। आपके यहाँ पे भी 5 मार्क्स है, जो नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन आती थी उसके भी 5 मार्क्स हैं, लेकिन मेथड एक ही है। जी बताओ क्या कहते हैं? जी बेटा कैसे हो सकता है? उसके लिए तो हमारे पास नीचे x के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है वो तो लीनियर फैक्टर्स है। डिनोमिनेटर को देखो, उसमें लीनियर फैक्टर्स है, सिंपल a और b आएगा। एवरीबॉडी सॉर्टेड ऑन दिस? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। आप पहले फिर इतना नोट डाउन कर लो। ये देखो लॉन्ग टर्म डिवीजन की 1 को मैं ऊपर जो 1 आया था आगे, बेटा बोले मत, ये जो 1 आया था इसको मैं आगे लेके आया, डिनोमिनेटर में जो -x था उसको मैं टॉप पे लेके गया और इस वाले को इधर लेके आया, तो वो मेरे पास ये इक्वेशन बनी। बीच में मैंने कहा था हमेशा प्लस डलेगा, x टॉप पे चला गया था, ये जो नीचे x था वो टॉप पे, ये वाला इधर आ गया था। ठीक है, हर दफ़ा ऐसे ही करना है। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।